गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो दो पार्ट यूनिट एंड डायमेंशन का हम लोग देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो अगर इस वीडियो को सबसे पहली बार देख रहे हों तो पहला काम ये करें कि पार्ट 1 देख लें, फिर पार्ट 2 देख लें, उसको लिख लें और उसके बाद तब जा कर के इसको देखें, समझें और लिखें। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह में बहुत लोग शेयर कर रहे हैं इस वीडियो को, तो ऐसे सिचुएशन में आप व्हाट्सएप में न देखें, बल्कि आप चले जाएं कहाँ, यूट्यूब में, और वहाँ जा कर के देखें। और कुछ बातें हैं जो हम वीडियो के आखिरी में हम आकर के बताते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो देखा था वो आपका डायमेंशनल फार्मूला के 3 यूजेस हमने बताए थे, और मैंने बताया था कि 5-6 यूजेस होते हैं। तो बाकी के जो यूजेस है वो हम लोग देखेंगे। तो जो चौथा यूज़ है, फोर्थ यूज़, ठीक है, फोर्थ यूज़ है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फार्मूला। फिजिकल फार्मूला, फिजिकल रिलेशन जो कह लिया जाए। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि जो भी फिजिकल फार्मूला, फिजिकल रिलेशन, अब जैसे F = ma देखते हैं, P = mv देखते हैं, या फिर हम लोग क्या S = ut + ½ at² देखते हैं, V = u + at देखते हैं, है ना, v² = u² + 2as देखते हैं। फिजिक्स के अंदर बहुत सारे फार्मूला है ना। तो वो फार्मूला सही है कि नहीं है, फिजिकली वो करेक्ट है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, इस चीज़ को हम लोग डायमेंशनल फार्मूला से क्या कर सकते हैं, चेक करके बता सकते हैं कि ये एक वैलिड रिलेशन है या वैलिड रिलेशन नहीं है। इसके लिए एक चीज़ काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि फॉर एवरी रिलेशन, इक्वेशन फार्मूला जो भी कह लीजिए, रिलेशन है ना, रिलेशन, ईच एंड एवरी टर्म विल हैव सेम डायमेंशन। क्या होगा? सेम डायमेंशन होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है। तो बुक में है, लेकिन होता क्या है कि जहाँ पर इसकी आवश्यकता है या जहाँ पर ये इस्तेमाल हो रहा है वहाँ है या नहीं, ये समस्या हो जाती है। ठीक है, ओके। तो इसके थ्योरी को अगर हम लोग कुछ इस तरीके से देखें कि कोई रिलेशन लिख देते हैं कि कोई रिलेशन है x = a ± bc + √d, कुछ इस तरीके की बात हो। अच्छा, c क्यों ले, √d, अच्छा चलो ये भी ले, bc de, और कुछ ले लेते हैं, चलिए f। हाँ, अगर ऐसा कोई रिलेशन दिया है, आपको कितना ये बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, उससे कोई ज़्यादा बहस नहीं, धीरे धीरे आप सारी बात को समझ जाइएगा। जो भी अभी बिगिनर है, पढ़ लिख रहे हो, स्टार्ट किए हैं पढ़ना लिखना, वो आप ऐसा मत उम्मीद कीजिएगा कि आपको हर बात जो है सब पूरी 100% समझ में आए। अगर पहली बार में 10-15%, 10%, 20% या 25% आपको समझ में बात आई है तो काफ़ी है। ग्रेजुअली जब रिवाइज होता है, जब जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, तो वैसे वैसे बातें क्या होती हैं, क्लियर होती चली जाती है। ठीक है। एक बार में ना हमको समझ में आया था, ना किसी और को भी समझ में आया, ना आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग पर स्ट्रेस देंगे नहीं। हाँ, जितनी बात समझ में आए उसको कलेक्ट कर जितना ज़्यादा समझ सके इसका प्रयास रखिएगा तो बेहतर होगा। नहीं तो क्या होगा कि अगर यदि आप सोचिए दूर कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, चलो हटाओ, छोड़ो हटाओ, लेकिन हाँ फिर छोड़ने के बाद की कहानी गड़बड़ हो जाएगी, छोड़ने की बाद की कहानी गड़बड़ हो जाएगी। वो प्रयास आप जारी रखेंगे तो धीरे धीरे सारी बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है ना। तो चलिए, ये है
मान लीजिए कोई फिजिकल रिलेशन, कोई रिलेशन ऐसा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, माने इस चीज़ को करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो x का डायमेंशन होगा, इच टर्म की बात हो रही ना, 1 2 3 4 टर्म है, भले ही रिलेशन है, इक्वल टू यहाँ साइन लगे हैं, लेकिन इसके 4 टर्म है। इस रिलेशन के अंदर क्या है, 4 टर्म है। x का जो डायमेंशन होगा वही a का होगा, वही bc का होगा, वही bc का होगा, और वही अंडर रूट DEF का होगा। समझे बात को? ये रिलेशन जो है, अगर यदि ये करेक्ट रिलेशन है तो डायमेंशन ऑफ x, डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ bc और डायमेंशन ऑफ DF क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, ओके। हाँ, ये पिछले वीडियो में कुछ बच्चों ने बोला कि सर थोड़ा सा लेटर पढ़ने में दिक्कत होती है, तो आज मेरा प्रयास है कि लेटर हो। और इसको अगर बड़े स्क्रीन पर देख रहे हैं तो 360p पर आप आराम से इसको सब चीज़ को पढ़ सकते हैं, है ना, बड़े स्क्रीन पर अगर देख रहे हैं। अगर छोटे स्क्रीन पर देख रहे हैं, पता नहीं, अब डिपेंड करता है कौन सी मोबाइल है, कैसा किस टाइप के डिवाइस में देख रहे हैं, तो 360p पर उसमें भी बड़ी आराम से भी देख सकते हैं, जो वीडियो क्वालिटी रहती है अच्छी रहती है जो हम बनाते हैं, ताकि ज़्यादा MB का वीडियो होता है। लेकिन अगर 360p पर देखने में दिक्कत हो रही है, अच्छा नहीं दिख रहा हो, एक क्लियर नहीं दिख रहा, मज़ा नहीं आ रहा हो, जो शब्द कहते हैं मज़ा नहीं आ रहा है, तो उसको 720p पर एडजस्ट कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप पे मत देखिए जा करके यूट्यूब के ऊपर, है ना। इसको लिंक से सीधे चले जाइए आप यूट्यूब में, और वहाँ से उसको ओपन करके, और जो क्वालिटी ऑफ वीडियो है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो अनावश्यक 720p में देखने की जरूरत नहीं, ज़्यादा डाटा खर्च करने की जरूरत नहीं। 360p में बहुत अच्छा दिखता है, हम चेक कर चुके हैं कई बार, है ना। इसको हाई कोडैक में शूट करते हैं, तो हाई कोडैक में जब शूट करते हैं तो ये बेहतर आता है ना। तो थोड़ी ये देखने के लिहाज से हमने इस पॉइंट को आपके सामने रखा है, कोशिश करते हैं थोड़ा सा इस चीज़ को हम रखेंगे। चलिए अब ज़रा सा एक क्वेश्चन ले करके हम क्या करें, इसको चेक कर लेते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। कौन सा? चलिए लेते हैं, पूछता भी बोर्ड वाले में आप लोगों को बहुत ज़्यादा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको 9th-10th में बच्चे पढ़े भी हैं, है ना। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S क्या है भैया? डिस्टेंस। U क्या है? S क्या है? डिस्टेंस। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। T टाइम है। A क्या है? एक्सीलरेशन है ना, ठीक है। ये सारे सिंबल हैं। तो चलिए सबसे पहले सबका डायमेंशन लिख लीजिए। S डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए तो सिर्फ L भर आएगा क्योंकि लेंथ मेजर होता है। U यानी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, चाहे वो फाइनल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही ना। इसका LT-1, यहाँ m का पावर 0 हमने नहीं लिया है, ले भी लीजिए या लिखिए पूरा से, जिसका भी इस जगह पर सबका विथ डायमेंशन लिखिए। S का लिखना है मास का 0 पावर, लेंथ होता है 1 पावर में, टाइम पर डिपेंडेंसी कुछ नहीं डिस्टेंस में। इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं, U की बात करते हैं, तो इसमें मास का कुछ नहीं, लेंथ का 1 पावर, टाइम का -1 पावर, ठीक है। फिर टाइम की बात करते हैं, T की बात करते हैं, तो मास का कोई पावर नहीं, लेंथ का भी कोई पावर नहीं, टाइम का 1 पावर, ठीक है जी, ओके। चलिए अब देखें रिलेशन क्या है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है। तो देखा जाए, अब सब का डायमेंशन लिखा जाए। S का डायमेंशन, UT का डायमेंशन प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर का डायमेंशन, यही किया था ना हमने, ये सब बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये रिलेशन इस तरह से हम करेंगे। एस के लिए क्या लिखें, m0 l t0 है ना, ये लिया है ना। चलो यू टी, यू मतलब m0 l t-1 और इस t के लिए फिर से t आ जाएगा, ठीक है, प्लस। अच्छा हाँ, यहाँ एक्सीलरेशन का तो हम लोगों ने लिखा ही नहीं, एक्सीलरेशन का ए का तो लिया नहीं था, m0 l की पावर 1 t की पावर -2। चलिए हाफ ए टी स्क्वायर में हाफ का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, ए का जो डायमेंशन होगा m0 l 1 t की पावर -2 और t का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, इसमें पूरा मत लीजिए, ठीक है। अब जरा देखिए तो t की पावर -1 t की पावर +1 जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा तो -1 + 1 0 होगा ना, -1 और +1 करेक्ट है ना, -1 और +1 पावर, ये दोनों टाइम मल्टीप्लाई हो गया और इस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और m का पावर 0 l t की पावर -2 + 2 ये भी 0। क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जैसा डायमेंशन ये है वैसा डायमेंशन ये है वैसा डायमेंशन ये है, सब में आ गया ना, m0 l t0 m0 l t0 m0 l t0 आ गया। तो क्या हो रहा है, तो लिखेंगे क्या, सिंस ईच एंड एवरी टर्म हैज सेम डायमेंशन the physical relation is correct, physical relation is correct। अगर ऐसा नहीं होता तो वो फिजिकल रिलेशन करेक्ट नहीं माना जाता, ठीक है। करेक्ट कट गया है वीडियो में एक करेक्ट थोड़ा कट गया है, चलो ऊपर थोड़ा सा ले लेते हैं, इज करेक्ट है ना, रिलेशन इज करेक्ट, ओके। तो ये हो गई क्या बात, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। क्वेश्चन तो और भी लगाएंगे हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को देखना है। ये तो अभी जब इसको लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं, अब इसको ख़त्म करते हैं, इसके बाद से अलग अलग तरह के प्रश्न ले करके तब हम लोग एक साथ देखेंगे कि क्या किसको सॉल्व करना रहता है, ठीक है ना। चलिए तो उस बोर्ड को मिटाते हैं और अगला एप्लीकेशन क्या हम लोग लेने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। पांचवा है टू डेराइव फिजिकल रिलेशन बाय डायमेंशनल फार्मूला। इसमें एक नोट हमने लगा दिया है, वो नोट हमने ये लगा दिया है, ओनली फॉर टू टर्म रिलेशन इन्वॉल्विंग नॉट मोर देन 3 क्वांटिटीज। इसमें क्या है कि कंडीशन लगा हुआ है कि आपका जो होगा 2 ही टर्म होगा, जैसे F = ma हो गया, P = mv हो गया, या और इस तरह का। अब जैसे जिसमें ऐड जैसे S = ut + ½ AD² लिखते हैं, ये नहीं होगा। इसमें आप देखिए, उसको समझने के लिए हम मैंने कौन सा लागू होगा कौन सा लागू नहीं होगा वो मैं बता देता हूँ। F = ma टाइप का होगा, है ना, P = mv टाइप से जो होता है मोमेंटम, ये अब हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, या 0.6 π/v होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इस तरह का। चलिए ETC बाद में डिटेल समझते रहिएगा। क्या नहीं हो सकता, जैसे S = ut + ½ AT², इसको आप नहीं निकाल सकते, ये नहीं निकलेगा इससे, इसको इससे नहीं ड्राइव किया जा सकता, ठीक है, इसको इससे हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते, है ना। हाँ, अच्छा, क्या मैंने प्लस में जो ऐसा सीधे से जो प्लस में लिखा रहा है राइट हैंड साइड में, प्लस में माइनस में ऐसा कुछ भी 2-3 टर्म हो, वो हम लोग नहीं कर सकते इससे, और 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी होनी भी नहीं चाहिए। जैसे इसमें से सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए mv² होता है, ये हम निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड के लिए 2 π √L/g हो सकता है, वो निकाल सकते हैं।
और क्या निकाल सकते हैं भैया, एक आध देखा जाए, है ना। और निकाल सकते हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ में फोर्स का फॉर्मूला आता है 6 पाई ईटा आर वी, है ना। ये रिलेशन होता है इस टाइप का, जिसका मतलब एक टर्म हो, प्लस में ना लिखा हो, ऐसा समझिए, है ना, प्लस में न लिखा हो। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसके रिलेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन लिया जाए, समझा जाए। 2 क्वेश्चन इसका लेते हैं ताकि कुछ बातें यहाँ आ जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे हैं, द टाइम पीरियड, इसी को ले रहे हैं, ठीक है, ओके। द टाइम पीरियड ऑफ ऐसा करें, ये आप लिख लीजिए। हमको थोड़ा लंबा बोर्ड चाहिए होगा, तो इसको मैं हटा दे करके क्वेश्चन लिखता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन में लंबा जाता है। तो इसको हम आप नोट कर लें, इसको हटा करके तब फ्रेश बोर्ड पर बड़ा बड़ा करके लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले इसको हटा देते हैं। तो क्वेश्चन था द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल, इसके लिए सिंबल टी ले लीजिए, है ना। सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास m, है कि नहीं पता भी नहीं है, लेंथ l एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g। देखिए यहाँ पर ये बात प्रश्न कैसे ले लिएगा, सवाल हवा में प्रश्न उठा ली नहीं। सिंपल पेंडुलम किसको कहते हैं, वो धागे से बांध करके एक स्टोन को, इसको मिटा देंगे हम, धागे से बांध करके एक स्टोन ले लिया जाए और इसको ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दिया जाए, है ना। ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने के लिए, ऐसे ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दिया, इसको क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम कहते हैं। अब सवाल उठता है कि सिंपल पेंडुलम में की डिपेंडेंसी क्या हो सकती है। अगर पेंडुलम है तो कुछ इसका मास होगा, डिपेंड करेगा कि नहीं मास पर टाइम पीरियड, ये बात की बात है। स्ट्रिंग का लेंथ होगा l, ठीक है, स्ट्रिंग का लेंथ होगा l। और चूँकि हम जानते हैं कि अगर हम अर्थ पर हैं तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल पुल काम करता है, g पढ़े भी होंगे 9th में, ठीक है। तो ये काम करता है। अब ऐसे सिचुएशन में हमारे 3 बातें होती हैं, और 3 बात हम बताया भी थे कि 3 से ज़्यादा बातें नहीं ले सकते, 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ नहीं ले सकते। तो टाइम पीरियड t माने कि एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लेगा, इसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लेगा, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, है ना, की डिपेंडेंसी मास पर हो सकती है, लेंथ पर हो सकती है, और वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है उस पर हो सकता है, ठीक है जी, है ना। चलिए, तो अगर टाइम पीरियड समझ गए हैं कि नहीं, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ। मान लीजिए यहाँ से आपने इसको छोड़ा, ये गया यहाँ मीन पोजीशन में, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक वापस, इसको कहेंगे टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, और उसी को क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे, ठीक है जी। चलिए तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, यहाँ से इसको हटा लीजिए भैया। चल बाबू, तो सॉल्यूशन की तरफ हम लोग जाते हैं, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो T प्रोपोर्शनल जाएगा, पता नहीं मास के किस पावर पर, मास पर है, लेंथ पर है, जी पर है, ठीक, समझते रहिए जरा सा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। प्रोपोर्शनलिटी अब कितना समझ रहे नहीं समझ रहे, धीरे धीरे समझाते जाएंगे जो लोग बिगनर्स हैं, क्योंकि 9-10 से क्या पढ़ के आते हैं ये तरह समझना मुश्किल नहीं होता है। चलिए, तो मास का a पावर से, लेंथ का b पावर पर है, लेंथ पर है, और किस पर है, g पर, करेक्ट। तो अब प्रोपोर्शनलिटी है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कोई k लेना पड़ेगा,
है ना, न्यूमेरिकल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है, फिजिकल कांस्टेंट नहीं होता है ना, ये फिजिकल कांस्टेंट नहीं होता है, करेक्ट। फिजिकल कांस्टेंट न्यूमेरिकल कांस्टेंट में अंतर है ना, ये धीरे धीरे आप समझते जाइएगा। और m का पावर a, लेंथ का पावर b और g का पावर c, यानी एक्सेलरेशन का पावर c। अब सब का डायमेंशन जरा सा हम लोग लिख लें। टाइम का पूरा लिखें, m का 0, l का भी 0 और t का 1, है ना। मास का डायमेंशन m का 1, लेंथ का 0, टाइम का 0। L का डायमेंशन देखें इसका, तो मास का 0, लेंथ का 1, टाइम का 0। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन ही है, तो एक्सीलरेशन ही, ठीक है ना। तो ऐसे में मास में नहीं होता है, इसमें लेंथ, टाइम का पावर -2, ठीक है। अब सब को हम, अच्छा के डायमेंशनलेस, के न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, ये डायमेंशनलेस है, ये 0, इसका डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस होगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक। चलिए अब सब का डायमेंशन पुट कर दीजिए। टाइम t का डायमेंशन इक्वल टू m का पावर a, यानी m का डायमेंशन का पावर a, लेंथ l का डायमेंशन का पावर b और g का पावर c। अब हम लोग रिप्लेस करें इस वैल्यू से, क्या करें इसको रिप्लेस, जहाँ t के बदले ये, m के बदले ये, l के बदले ये, g के बदले ये। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में m0 LT0, और इस साइड में आते हैं तो मास के बदले ये आएगा m का पावर 1 L0 T0 a पावर, ठीक है। लेंथ में जाएंगे, m का पावर 0, लेंथ का पावर 1, t का 0, पावर b। देख ले ऊपर से कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा। फिर तीसरा g का, है ना, m का 0, l का 1, t का -2, पावर c। ये ए बी सी, चूँकि हमको पता नहीं मास के किस पावर में, लेंथ के किस पावर में और एक्सेलरेशन के किस पावर में है, तो वही तो निकालना है। डिपेंडेंसी इन पर होगी, ये तो हम जान ही रहे हैं, क्या कि तीन ही बात थी पेंडुलम में। ओके चलिए अब ज़रा सा पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें तो 1 है तो उसका तो कुछ नहीं, है ना। अब पावर अंदर ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m का पावर a, लेंथ का 0 इंटू a 0, टाइम का 0, मैंने जहाँ 0 है वहाँ तो 0 हो जाएगा। इसमें उसी तरह से करेंगे तो m का 0, लेंथ का b, टाइम का 0। इसमें वैसे करेंगे तो m का 0, l का c, टाइम का -2c। अब जब ये सब मल्टीप्लाई करके एक जगह लिया जाएगा तो मास का, अब पावर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जुड़ेगा मास का a पावर 0 पावर 0 पावर, यानी मास का a पावर, ठीक है। अब लेंथ का 0 पावर b पावर c पावर, यानी b प्लस सी, 0 प्लस b प्लस सी यानी b प्लस सी। टाइम का 0 पावर -2c पावर, ठीक है जी, -2c पावर, ठीक है, -2c पावर। अब m0 LT0, ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक डायमेंशन के पावर इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग पावर ऑफ लाइक डायमेंशन, मतलब मास के पावर से मास का पावर, लेंथ के पावर से लेंथ का पावर, टाइम के पावर से टाइम का पावर, ठीक है। तो इक्वेट करते हैं, यहाँ a है, यहाँ कितना है 0, माने a की वैल्यू 0, यहाँ b प्लस सी, यहाँ 1, l का पावर कितना है 1, तो b प्लस सी इजकल टू 1, यहाँ कितना है -2c, यहाँ कितना है 0,
टी गलत लिखा गया टाइम का। अरे भैया रुक जा, लेंथ का 0 टी का 1 होगा ना, इसमें टाइम है ना भैया, कुछ गलत हो गया ना, टाइम है ना। कहाँ लिखे थे? हाँ ये तो लिखे थे, ये तो लिखे थे, ये तो सारा कहानी चौपट कर देता है। हाँ चलिए, मास का तो ए का 0 हो गया, बी प्लस सी 0, -2c इक्वल टू 1। यहाँ से करेंगे तो -2c इक्वल टू 1। तो यहाँ से पहला कैलकुलेशन -2c इक्वल टू 1 इम्प्लाई साइन है ये, है ना। c की वैल्यू -1/2, करेक्ट। ए निकल गया, c निकल गया, बच गया है b। अब यहाँ से इसको आइए तो b प्लस सी, c की वैल्यू -1/2, 0 क्या इम्प्लाई करता है? b इक्वल टू 1/2 आ गया सबका वैल्यू, ABC जो पावर नहीं पता था, करेक्ट। अब जरा सा इस रिलेशन में हम लोग आए, किसमें? फर्स्ट बाय फर्स्ट। तो t इक्वल टू, ये सब आपके एग्ज़ाम में आएगा, स्कूल एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं हम, ये स्कूल एग्ज़ाम में आएगा, है ना। तो t इक्वल्स टू k, m का पावर कितना भैया? a है ना, तो मास का पावर कितना हो गया? 0, लेंथ का पावर b मतलब हाफ, l का पावर हाफ, फिर g का पावर c मतलब -1/2, ठीक है। एनीथिंग पावर 0 इज़ 1, एनीथिंग पावर 0 इज़ 1, m के 0 हो गया, l का मतलब हाफ, ठीक है। माइनस में पावर होता है वो नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो t इक्वल टू k, हाफ दोनों पर पावर है तो l/g पर पावर हो जाएगा 1/2, ओके 1/2। तो ऐसे में t इक्वल टू k l/g, हाफ का मतलब होता है रूट, हाफ पावर का मतलब होता है रूट l/g। अब देखने में तो रिलेशन आ रहा है k√l/g, इस यहाँ तक भी छोड़ देते हैं तो सही है। और एक बात अपने लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट से वी हैव, ये एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा t की वैल्यू 2π होता है, सॉरी k का वैल्यू, यहाँ जो ये कांस्टेंट दिख रहा है ना, है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, k की वैल्यू 2π आती है। तो ऐसे में हम लोग लिख पाते हैं, ये नहीं लिखिए नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, √l/g, ठीक है जी, √l/g। ये बन जाता है आपका क्या? ये रिलेशन डेवलप होकर के चलाता है। यहाँ तक भी 100% सही है, यहाँ तक बढ़ा देते हैं तो और अच्छी बात है, सोने में सुगंध हो जाता है ना। तो एक तो क्वेश्चन ये था, एक प्रश्न और हम इसका लें, ठीक है, और तब आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसको हटाया जाए, इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल बढ़िया से नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, है ना। इसको अच्छी तरीके से नोट कर ली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, वो एक्चुअल में स्टोक्स लॉ है ना, स्टोक्स लॉ है, लेकिन उसको स्टोक्स लॉ के रूप में ना जाने, बाद में जानेंगे कि स्टोक्स लॉ है। हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन एनी, विस्कस फोर्स जरा F लिख लिया जाए, ऑन एनी ऑब्जेक्ट falling inside a fluid of coefficient of viscosity, coefficient of viscosity ईटा, एन को जरा पोंछ खींच दीजिए, ईटा होता है। ये जितने सिंबल लैटिन वाले छोड़ गए जिसका कोई इस्तेमाल नहीं था, वो अपना मैथ और फिजिक्स वालों ने क्या कर लिया, उठा लिया, एन खींच बनाकर थोड़ा सा खींच दीजिए इसको।
viscosity, coefficient of viscosity, falling inside a fluid of coefficient of viscosity eta having रेडियस, मतलब स्फेरिकल मान के चल रहे हैं, रेडियस आर या ए लेते हैं, ज़्यादातर बुक में ए है, हैविंग रेडियस ए विथ ए स्पीड ऑफ, विथ ए स्पीड ऑफ द विस्को V, the viscous force acting on any object, speed V will have a relation with V, ऐसे लिख लीजिए, derive a relation for the विस्कस फोर्स F, ठीक। इस क्वेश्चन को कैसे कई तरीके से लिखा जा सकता है, मिलने के ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस ए इज फॉलिंग इन ए फ्लूइड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा विथ ए वेलोसिटी ऑफ v, ड्राइव ए रिलेशन फॉर द विस्कस फोर्स F, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी ये हो सकता था। तो बात समझ गए हो तो लिख सकते हैं, तो या जो हम बोले उसकी या इसी को लिख लीजिए, या हम जो बोले हैं उसको रिपीट करके देख करके लिख लीजिए। चलिए अब F तो फोर्स है भैया, सॉल्यूशन में आइए। टेंशन तो टेंशन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो F की डिपेंडेंसी किस किस बात पर कही जा रही है? ईटा पर कही जा रही है, रेडियस ए पर कही जा रही है, V पर कही जा रही है, तो ये तो पता नहीं है। तो ईटा का x पावर, यहाँ ए यहाँ रिलेशन x पावर है, पावर थोड़ा सा ABC नहीं लेते हैं चूँकि रेडियस को हमने a ले लिया। ईटा का x पावर, रेडियस का y पावर, छोटा वाला y लीजिए, y पावर, और वेलोसिटी का z पावर, ठीक है, वेलोसिटी का z पावर। चलिए भैया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लीजिए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लीजिए, लिया ईटा का x पावर, a का y पावर, v का z पावर। अब सब का डायमेंशन पहले इकट्ठा कर लीजिए। फोर्स का डायमेंशन नहीं पता है, टेबल से देख लीजिए, l t-2, जहाँ पावर नहीं है वहाँ 1 हुआ। ईटा का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml-1 t-1, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना, ओके, ml-1 t-1, ठीक है। तो ये रेडियस ए रेडियस है, अब ये रिलेशन मत समझ लीजिएगा, इसका m का 0 और रेडियस तो लेंथ होगा तो 1 पावर और टाइम का 0 पावर, ठीक है जी। फिर वेलोसिटी में जाइए तो मास का 0, लेंथ का 1 पावर, टाइम का -1 पावर। ये तो हो गई भैया क्या, डायमेंशन की बात है ना। अब जैसे कि ये कुछ ऐसे ये तो थोड़ा सा आपको अभी फ़िलहाल के लिए याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। कुछ ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना, या कुछ और दो चार तो अभी आपके एग्ज़ाम के हिसाब से कुछ याद कर लीजिएगा। बाद में तो जब आप वहाँ विस्कोसिटी पढ़ लीजिएगा तो ये खुद याद हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा कि आपका ये सारी चीज़ आपने लिख लिया। अब इनको क्या करिए, ज़रा लंबा मत कीजिए, अब सीधे इसको रिलेशन फर्स्ट कह लीजिए। अब सीधे इनके रिलेशन को रख दीजिए। तो बाय फर्स्ट यहाँ आए चलेगा कि नहीं, स्पेस है कि नहीं, बोर्ड बड़ा है लेकिन जूम्ड है, हाँ चल जाएगा, एक लाइन तो आ जाएगा इसमें। तो फोर्स का डायमेंशन हटा हो जाए ना, कर इस तरह। चले यहाँ देखो, तो बाय फर्स्ट एफ का जहाँ है उसका डायमेंशन लिखिए।
1L1T माइनस 2 इस साइड में। ओके, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। इसमें x पावर दिया हुआ, इसमें दिया, तो जो जहाँ जहाँ पे x पावर में x मल्टीप्लाई करते चले जाए। लिखिए तो m का x पावर, लेंथ का माइनस x पावर, टाइम का माइनस x पावर। चलिए अब रखेंगे a y पावर। अब इसमें y मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ देखिए m का 0, तो 0 इंटू वाई 0, लेंथ का 1 पावर, लेंथ का 1 पावर, तो लेंथ का 1 पावर, ऐसे में 1 इंटू वाई वाई, फिर यहाँ टाइम का 0 है तो 0 इंटू वाई 0। अगला क्या, अगला क्या है, वेलोसिटी। अरे यहाँ वेलोसिटी कहाँ नहीं लिखा है भाई, हाँ वेलोसिटी, ये इसका पावर कितना z, पावर मल्टीप्लाई करते जाइए, पावर मल्टीप्लाई करते जाइए, ठीक है, पावर को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक। m z पावर में है तो 0 इंटू जेड 0, लेंथ का पावर 1 है तो 1 इंटू जेड z, टाइम का पावर -1 है तो माइनस जेड, ठीक है, माइनस जेड लिख गया, ठीक है, माइनस जेड। अब क्या होगा, ये 2 है भैया। अब m का पावर x, m का पावर 0, m का पावर, अरे 0 था ना, 0 आएगा, हाँ 0। चलिए m का पावर x, m का पावर 0, m का पावर 0, यानी m का पावर 1, x प्लस 0 यानी x, लेंथ का पावर माइनस x इसका प्लस y इसका प्लस z इसका, टाइम में आते हैं माइनस x इसका 0 इसका माइनस z इसका, ठीक है, ओके। अब क्या करें, इक्वेटिंग पावर ऑफ लाइक डायमेंशन फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से, x का 1 तो x इक्वल्स टू 1, ठीक है, यहाँ मास का कर लिए। फिर यहाँ से अब क्या करेंगे हम, ऐसा क्या दिख रहा है भैया, हाँ, तो यहाँ से माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इधर, यहाँ 1, अगला रिलेशन माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना 1। फिर अगला क्या है, माइनस एक्स माइनस जेड -2, माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू -2, ठीक है। x का 1 आ गया, यहाँ पुट करो, -1 माइनस जेड इक्वल टू -2, तो माइनस जेड इक्वल टू -2 प्लस 1 दैट इज -1, तो माइनस जेड इक्वल टू -1, तो z इक्वल टू 1। दो वैल्यू पता चल गया भैया, x का पता चल गया, z का पता चल गया। अब इस रिलेशन से आइए, माइनस एक्स मन -1 प्लस वाई नहीं पता प्लस जेड 1 इक्वल टू 1, ऐसा हुआ। चलिए अब -1 प्लस 1 0, तो y भी 1, बड़ा अच्छा बात भाई, x भी 1 y भी 1 z भी 1, है ना, x भी 1 y भी 1 और z भी 1 हो गया, है ना। अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग रिलेशन में रखें बाय फर्स्ट, है ना, तो बाय फर्स्ट पहले से क्या हो गया, इसमें रखा जाए f इक्वल टू के ईटा का पावर x है, मतलब 1, ईटा का 1 नहीं लिखते, a का पावर सबका तो 1 ही है,
सबका तो 1 ही है, ठीक है। के ईटा ए भी, ये तो रिलेशन आ गया, यहाँ तक भी बात आपकी क्या हो गई, सही हो गई। अब सवाल क्या है कि हम लोग के ईटा ए भी हो गया, ठीक है। चलिए, बाय एक्सपेरिमेंट्स ऐसा आप लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स, अगर आपको ध्यान हो तो। ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू होता है 6 पाई, इसका जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है एक्सपेरिमेंट से वो है 6 पाई। सो एफ इजकल टू 6 पाई ईटा ए भी, ये आ गया आपका क्या, रिलेशन। ओके, तो ये हो गए 2 प्रश्न डेराइव करने वाले, रिलेशन को डेराइव करने वाला, ठीक है ना। और चलिए अब इसको मिटाते हैं, फिर एक आध कोई सवाल और भी ले लेते हैं, क्योंकि 2-4-5 मिनट का टाइम अपने पास है वीडियो को शूट करने के लिए। चलिए, क्वेश्चन है, अच्छा जो भी लिखे हैं उसको आप नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है कि नोट करें, नहीं नोट किए होंगे तो वीडियो बैक कर लीजिए, बैक करके वहाँ पर से उसको क्या करिए, वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। और तब आगे की तरफ बढ़िए, है ना। पहले लिखिए उसके बाद आगे बढ़िए, क्या कि लिखना बड़ा ज़रूरी है। जो 10th पास करके 11th में आए हैं, जो नहीं, जो ऐसे पहले से पढ़ चुके हों वो सिंपल देखें। चलिए अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, x इजकल टू AT प्लस BT स्क्वायर गिवन, ये गिवन है। x is distance and t is time. Find the dimension of A and B. A का डायमेंशन बताना है और B का डायमेंशन बताना है। ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं, ठीक है। A का डायमेंशन ही बताना है, B का डायमेंशन ही बताना है। सॉल्यूशन में आते हैं। By the principle of homogeneity, x का जो डायमेंशन होगा वही AT का डायमेंशन होगा, ये थ्योरी में आज बताए भी हैं हम, और वही BT स्क्वायर का भी डायमेंशन होगा। चेक द करेक्टनेस वाले में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने बताया था। तो माने जो x का डायमेंशन होगा वही AT का होगा, वही BT स्क्वायर का होगा। ओके, चलिए तो पहले हम लोग इससे लेते हैं, AT का डायमेंशन वही होगा जो x का डायमेंशन होगा। तो AT पता नहीं, AT टाइम है, टाइम का डायमेंशन t होगा, x क्या है, लेंथ है, तो इसका डायमेंशन l होगा, यानी इधर से टाइम इधर जाकर डिवाइड होगा, तो a का डायमेंशन l का डायमेंशन बाई t का डायमेंशन होगा ना, t इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे में ये l तो ठीक है, t ऊपर जाएगा तो -1, तो पूरा डायमेंशन लिखिए, मास का 0, l का 1, t का -1, तो a का डायमेंशन ये हो गया, ठीक है। अब जरा b का डायमेंशन भी पता करना होगा, है ना, यानी कि BT स्क्वायर का डायमेंशन वही होगा जो x का होगा, ठीक है। तो BT स्क्वायर का मतलब टाइम का स्क्वायर, x लेंथ है, l, अब ये मूव न लीजिए, b का डायमेंशन वही होगा जो l का डायमेंशन बाई t स्क्वायर का डायमेंशन होगा। तो ऐसे में l t की पावर -2, तो b का डायमेंशन पूरा m0 l1 t की पावर -2। पता चल गया, a का भी डायमेंशन और b का भी डायमेंशन। तो अननोन डायमेंशन को फाइंड आउट करने का ये तरीका होगा। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो रहेगा, ऐसा ही रहेगा, ऐसे इसी पर कम से कम 8-10 क्वेश्चन लेकर के कल हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, है ना।
इसको अच्छी तरह से फॉलो कीजिए, क्योंकि ये आज का वीडियो जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले जो पढ़ाएं वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, पहले उसको देखने के बाद ही आप इसको देखें, है ना। और दूसरी बात कि वहाँ आप देखें नहीं, व्हाट्सएप वगैरह में अगर कोई शेयर कर दे रहा है वहाँ से आप चले जाइए, यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में जाकर उसको देखिए, और अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अपने जो भी आपके साथ 10th से पास करके 11th में आए उनको दीजिए, फ्री में पढ़ना है। ऐसा तो कुछ नहीं कि इसमें कुछ पैसा लगना है। तो गर्मी की छुट्टी है, इसमें हफ्ते से बैठिए, बैठ करके जो है सो उसको क्या कीजिए, आप अपनी तैयारी कीजिए। पता चला कि जून जुलाई तक आते आते आपकी तैयारी लगभग फिजिक्स की आधी हो जाएगी, है ना। और मैथ का भी हम स्टार्ट करेंगे, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जितना ज़्यादा से हो सकता है लोगों तक फैलाइए, ताकि ये ट्यूशन की जो माया जाल है उससे छूट जाए आप लोग, और घर बैठ करके आराम से घर का खाना नाश्ता करते हुए अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर ले। वैसे आप हमारे चैनल पर जाइएगा, देखिएगा, उसमें कंपटीशन लेवल तक हम उसको पढ़ाए हुए हैं। कम से कम मेंस लेवल तक तो हमने क्वेश्चन बताया है, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन बताए हैं। लेकिन चूंकि बच्चे लोगों को जोड़ना है, तो इस वजह से हमने बोर्ड के बच्चों को भी स्टार्ट कर दिया है बताना। तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोगों को जोड़ करके यहाँ डेली की डेली अपना 40-45 मिनट उसको देखें, अपने तैयारी के 40-45 मिनट देख लिए, एक दिन का फिजिक्स देखने का काम हो गया। इस तरीके से जब तक ले जून जुलाई तक आपका स्कूल खुलेगा, तब तक में जो है सो क्या होगा, काफ़ी हद तक आपकी तैयारी बन गई होगी। करेक्ट, ओके। अगर कोई गार्जियन तक भी हमारी बात पहुंच रही हो, तो वो लोग भी हमारे प्रयास को समझे कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो डिपेंडेंसी ट्यूशन में बच्चों की बैग लेकर के वो इधर से उधर भटकते रहते, उससे बिल्कुल क्या हो जाए, निजात मिल जाए, ख़त्म हो जाए। वो घर बैठे 40-45 मिनट वो ट्यूशन पढ़ ले। समस्या आती है कमेंट में डालिए, हम वहाँ पर आपको जवाब दे देंगे, या फिर हम वीडियो बना करके जवाब दे देंगे, या फिर नहीं होगा तो पर्सनल मैसेज से भी हम क्या कर सकते हैं, आपको सॉल्व करके बतला देंगे। ठीक है, ओके। उम्मीद है आप हमारी बात को समझ गए होंगे। धन्यवाद।